हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं या आप किसी अन्य राज्य से हैं और उस राज्य की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पिछले वर्ष का आप लोग प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगी 50। लास्ट में आप लोग जरूर बताएं कि आपने इन 50 क्वेश्चंस में से कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है। आइए शुरुआत करते हैं और ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर। सभी लोग आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातात्विक खुदाई है, ताम्रपत्र लेख है, शिलालेख है और आपका दिया है ये सभी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं पूरा तात्विक खुदाई ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है जानकारी मुख्यतः खुदाई के द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बात करें साथियों ताम्रपत्र लेख की, आप जानते होंगे ताम्रपत्र लेख साथियों यह बाद के ऐतिहासिक काल में देखने को मिलता है, हड़प्पा सभ्यता में ये देखने को नहीं मिलता है ताम्रपत्र लेख। ठीक है, शिलालेख की बात करें साथियों, आप जानते हैं हड़प्पा लिपि जो है यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं गई है और इस तरह के स्पष्ट शिलालेख जो है ये आप देखेंगे मौर्य काल में देखने को मिलते हैं, हड़प्पा में नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो वो है आपका पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, बात करें साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसके द्वारा करी गई? ध्यान रखिएगा आप लोग, 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा करी गई। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा जो है करी गई, ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता को ही साथियों कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर दूसरा देखें, भारत में जो है दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो लोग जा रहे हैं 52वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल स्टार लगाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है साथियों, भारत में जो है दल बदल विरोधी कानून जो है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत पारित किया गया और इसे संविधान की जो है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। आप जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है, तो आप जानते हैं 10वीं अनुसूची जो है दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत में दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे, बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। सभी लोग यहां पर आंसर देंगे और ये प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताएं। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर करेंगे। जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड पर 26 मील 385 गज पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें, मैराथन दौड़ की जो आधिकारिक दूरी होती है वो होती है 26 मील 385 गज, यानी आप कह सकते हो 42.195 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? बताइए। सवाल नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर बताएं। दामोदर, स्वर्ण रेखा, अजय, कोयल। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। साथियों आप जानते हैं जमशेदपुर को जो है स्टील सिटी कहा जाता है। क्या भाई?
स्टील सिटी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। और साथियों जमशेदपुर आप जानते हैं ये कहाँ पर है? ये आपका झारखंड में है। और किस नदी पर? स्वर्ण रेखा। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? बताइए। 8 गज, 9 गज, 10 गज और आपका दिया है 7 गज। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर सभी दोस्त आंसर करें। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? चलिएगा, यहां पर सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, फटाफट आप लोग बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग? जो लोग जा रहे हैं 8 गज ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, फुटबॉल गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है लगभग 8 गज होती है, यानी आप कह सकते हो 7.32 मीटर, ठीक है। और यहीं पर ऊंचाई की बात करें साथियों, ऊंचाई जो होती है लगभग 8 फीट ऊंचाई होती है, यानी 2.44 मीटर, ठीक है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती? 8 गज। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता होगा फुटबॉल का जन्म जो है इंग्लैंड में माना जाता है, ठीक है। और साथियों फीफा जो है फुटबॉल की अंतरराष्ट्रीय नियामक संस्था है, जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये भी पॉइंट याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, गल्फ स्ट्रीम क्या है? नदी है, धारा है, हवा है, कुआं है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? सभी प्यारे दोस्त छापेंगे यहां पर आंसर फटाफट। जो लोग जा रहे हैं धारा ऑप्शन नंबर 2 पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथियों याद रखिएगा गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की एक गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? ये जो है गर्म जलधारा है। सवाल पूछेगा आपसे कि गल्फ स्ट्रीम कैसी धारा है, ठंडी है या गर्म जलधारा है, तो आप कहिएगा गर्म जलधारा है, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, भारत का जो है प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, इलाहाबाद? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर करें। भारत का जो है प्रमाणिक समय किस स्थान का स्थानीय समय है? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो 4 दिया है इलाहाबाद, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस ग्रह का जो है कोई भी उपग्रह नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। चलिए सवाल नंबर यहाँ पर 8 दिया है, सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? मंगल है, वरुण है, प्लूटो है और आपका दिया है बुध। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों सौरमंडल के दो ग्रहों जैसे बुध हो गया आपका और एक आपका शुक्र हो गया, इनके भी कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, एक आपका बुध हो गया, दूसरा हो गया आपका शुक्र, ठीक है, याद रखिएगा। मंगल को साथियों आप जानते हैं लाल ग्रह कहते हैं, और सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है आपका बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह जो है वो है आपका बुध। शुक्र को जो है चमकीला ग्रह कहते हैं या पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है, और भोर का तारा भी इसे कहते हैं, और सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखें, चमका शरणार्थी किस देश से संबंधित है? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। भाई लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा पूरी ईमानदारी के साथ कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है, बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या है बता सकते हैं आप लोग। चमका शरणार्थी जो है साथियों किस देश से संबंधित है? जो लोग जा रहे हैं बांग्लादेश ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों चमका शरणार्थी जो है मुख्य रूप से बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित बौद्ध अल्पसंख्यक समूह है, ठीक है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा, कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, आंसर दें। कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, महानदी, गोदावरी और आपका दिया है ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं।
चलिएगा फटाफट आप लोग आंसर बताएं। और ये नदियाँ दोस्तों किस दिशा में बहती हैं आप ये भी बता सकते हैं जो लोग आंसर कर रहे हैं। चलिएगा देखिएगा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, ध्यान रखिएगा साथियों। एक होती है आपकी नर्मदा, ठीक है, और दूसरी नदी आपकी है ताप्ती। ये दोनों नदियां जो है साथियों डेल्टा नहीं बनाती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये नदियां जो है किस दिशा में प्रवाहित होती हैं, किस दिशा की ओर बहती हैं, तो साथियों पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। क्या भाई? पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। और ये नदियां जो है अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। कहाँ पर? अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। ध्यान रखिएगा बंगाल की खाड़ी ऑप्शन में देगा, बंगाल की खाड़ी लेकिन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। कहाँ पर जाकर गिरती हैं? अरब सागर में। कौन कौन सी नदी? ताप्ती और एक आपका नर्मदा, ठीक है। ये नदियां जो है साथियों डेल्टा नहीं बनाती हैं। और ये नदियां जो है किस दिशा में बहती हैं? अभी हमने आपको बताया ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर छापें। चलेगा त्रिपिटक जो है किसका धार्मिक ग्रंथ है? हिंदू, मुस्लिम, जैन और आपका दिया है बौद्ध। फटाफट आंसर कर दें आप लोग। चलिए भाई यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर बौद्ध धर्म पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों त्रिपिटक जो है किसका धार्मिक ग्रंथ है? ये आपका बौद्धों का है। ऑप्शन 4 बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्रिपिटक को साथियों 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका विनय पिटक होता है, दूसरा आपका सुत्त पिटक होता है, तीसरा आपका अभिधम्म पिटक होता है, ठीक है। तो त्रिपिटक के जो है 3 पार्ट हैं। बस आप इतना से याद रखिए त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा, मैं 2-3 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जरूर आंसर करें, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? और इनका जो है जन्म कहाँ पर हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इन सारे पॉइंट्स को आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। हमने कई क्लास में डिस्कस भी किया है, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है, ठीक है। तो जो लोग जा रहे हैं 4th ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बात करें साथियों अगर हम यहाँ पर जैन धर्म की, तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर पूछे कि 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए, तो 24वें तीर्थंकर कौन थे भाई? महावीर स्वामी जी थे। कौन? महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे। और प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था भाई? ऋषभ देव। क्या भाई? ऋषभ देव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। जो लोग 4th ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा दोस्तों नहीं लगता है, हमारा मनोबल बढ़ता है इससे, ठीक है। काला पानी किस देश की सीमा रेखा पर अवस्थित नहीं है? भारत, चीन, नेपाल, म्यांमार, बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिएगा सभी लोग यहां पर आंसर छापेंगे फटाफट। भारत है, चीन है, नेपाल है और आपका दिया म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। चलिए जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 म्यांमार पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों काला पानी विवाद जो है भारत, नेपाल और चीन के त्रिसंगम पर स्थित क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। इसका म्यांमार की सीमा से जो है कोई संबंध नहीं है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग 4th ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का परिमाप क्या होता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करें और यह भी सवाल पेपर में पूछा जा चुका है, सभी दोस्त आंसर छापें। चलिएगा भारतीय ध्वज का परिमाप अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा क्या भाई? 3:2 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिएगा यहाँ से इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तब आप कहिएगा 3:2। अगर आपसे पूछे चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तब आप कहिएगा 2:3 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे सवाल किया है कि भारतीय ध्वज का परिमाप क्या होता है, तब आप कहेंगे 3:2। ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आप सभी साथियों को पता होगा तिरंगे को जो है पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। और एक पॉइंट और आप याद रखिएगा, संविधान सभा ने जो है 22 जुलाई 1947 को इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, तब आप कहिएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये सारे पॉइंट्स साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगला सवाल देखें, ये रहा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? A, B, C, K, सभी को पता होना चाहिए, बताओ भाई।
छाप दीजिएगा आंसर। साथियों ये सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्वास मानिएगा। अगर आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, आपको जीके जी सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होने वाली है, बहुत बेहतरीन स्कोर होगा आपका। बताएं, दूध में कौन सा विटामिन जो है नहीं पाया जाता है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक भाई साथियों, दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये देखेंगे आप लोग, आंवला हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, इसमें जो है विटामिन सी की मात्रा जो है भरपूर मात्रा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई विटामिन अगर आप देखेंगे दूध में जो है कौन कौन से विटामिन जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं, आप जानते हैं दूध में जो है मुख्य रूप से कैल्शियम हो गया आपका, और विटामिन ए हो गया, डी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारी चीजें जो है पाई जाती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 15, शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं, सभी साथी उत्तर कर सकते हैं। शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक फार्मूला होता है CO2 होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शीतल पेय जो है और सोडा वाटर में जो है उच्च दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस घोली जाती है। ठीक है, और आप देखेंगे बोतल खोलने पर जो है निकलने वाले जो बुलबुले होते हैं वो क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो लोग साथी गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शीतल पेय बनाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट है। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं, देखिएगा कुछ पॉइंट मैं और आपको बता दे रहा हूं एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो है आपकी नाइट्रोजन, 78% है। ठीक है, और यहीं पर बात करें साथियों ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन जो है 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा साथियों दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रही है। तो आप देखेंगे पहले जो है 0.03% हुआ करता था, लेकिन जो नया डेटा है 0.04%। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में 0.03% दिखेगा तो 0.03% आप क्लिक करेंगे। अगर आपको यहां पर दिखता है ऑप्शन में 0.04%, जब आप 0.04% पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं ये सारी चीजें समझ गए होंगे। सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, कितनी? 78%, ऑक्सीजन कितना? 21% है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.04%। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। मनुष्य में शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएं। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कर सकते हैं, बताइए। चलिएगा फटाफट यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हैं। यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। यहां पर भी आपके 3 से 4 सवाल तैयार होने वाले हैं। देखिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि ये सवाल सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन भले ही है, लेकिन यहां से आपके 3 से 4 सवाल महत्वपूर्ण तैयार होने वाले हैं। देखिए, जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर 206 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, एक वयस्क मनुष्य में जो है शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, जन्म के समय शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या दोस्तों होती है लगभग 300 होती है। कितना? लगभग 300 होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर की जो है सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो है आपकी फीमर। क्या? फीमर। कहां पाई जाती है? ये आपका थाई में पाई जाती है, यानी जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है भाई? सबसे छोटी हड्डी जो होती है साथियों उसका नाम है क्या भाई? स्टेपिज। क्या भाई? सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपिज होता है। ठीक है, और ये साथियों कान की हड्डी होती है। कहां पर पाई जाती? कान की हड्डी होती है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है? बताइए। नीला, लाल, पीला और आपका दिया हरा। सवाल नंबर 17 का आंसर बताएं। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य जो है इन रंगों में से किसका है, और सबसे कम किसका होता है ये भी आप बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहां पर सेकंड ऑप्शन पर लाल पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में जो है लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, जबकि वायलेट यानी बैगनी, क्या भाई? बैगनी का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। बैगनी यानी वायलेट इसे बोलते हैं अंग्रेजी में,
तो जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। भाई लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ से निश्चित रूप से 100% यहाँ से हेल्प आपको मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ बने रहेंगे। तो जो भी साथी हैं चैनल पर नए वो लोग जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और सेशन को भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। सौर मंडल की आकृति कैसी है बताइए। सवाल नंबर 18 का आंसर यहां पर कर सकते हैं। सौर मंडल की आकृति कैसी है? गोल, चौकोर, स्पाइरल, अंडाकार। चलिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। आपका सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो जो भी साथी जा रहे हैं अंडाकार ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों 4 बिल्कुल राइट है। ग्रहों की कक्षाएं और सामान्यतः सौरमंडल की व्यवस्था साथियों पूरी तरह गोल न होकर अंडाकार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो 4 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा केपलर के नियमों के अनुसार ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रह जो है किस परिपथ पर घूमते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, तो दीर्घ वृत्ताकार, क्या भाई, दीर्घ वृत्ताकार जो है कक्षा बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगर आपसे पूछे कि हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, तो उसका नाम भाई मिल्की वे। क्या? मिल्की वे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है बताइए। सवाल नंबर 19 का उत्तर करें। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएं। देखिएगा दोस्तों, जो प्रोड्यूसर गैस होती है यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है। क्या भाई? जो प्रोड्यूसर गैस होती है ये आपका नाइट्रोजन यानी N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का मिश्रण होती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड दिया है ये साथियों बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ें, आइए देखते हैं अगला सवाल। ओजोन परत कौन सी किरणों को समा लेती है बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप लोग यहां पर करेंगे फटाफट। और ओजोन की परत साथियों किस मंडल में पाई जाती है ये भी बताएं आप लोग। चलिए, काफी क्वेश्चन यहां से आपके तैयार होने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए सभी लोग यहां पर उत्तर दीजिएगा। सवाल नंबर 20 का सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, पराबैंगनी किरणें। आप सभी साथियों को पता है ओजोन परत जो है मुख्य रूप से सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको सोखने का कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि ओजोन की परत जो है ये आपका किस मंडल में पाई जाती है तो ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल में पाई जाती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में आपका पाई जाती है। और एक सवाल दोस्तों और यहां से बनता है, देखिएगा क्षोभ मंडल से कई सवाल पेपर में बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत का नाम बताइए तो क्षोभ मंडल को ही कहते हैं। ठीक है, और एक सवाल बनता है पेपर में कि जो मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं जैसे आंधी तूफान, जो बारिश आना, ठीक है, ये सारी चीजें जो मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं आपका किस मंडल में घटती हैं, ये आपका क्षोभ मंडल में घटती हैं। ठीक है, और ओजोन की परत किस मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, तो जो लोग जा रहे हैं पराबैंगनी किरणें ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ओजोन की परत जो होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं हानिकारक, उनको अवशोषित करने का कार्य करती है ओजोन की परत। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल दोस्तों और पेपर में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि जो वायुयान यानी जो एरोप्लेन जो है उड़ता है ये किस मंडल में उड़ता है तो याद रखिएगा आप लोग समताप मंडल में। क्या? समताप मंडल में उड़ता है। अगला सवाल देखें, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा साथियों, आप जानते हैं यहां पर हम 50 क्वेश्चन लेकर आते हैं लेकिन हर क्वेश्चन में आपको फैक्ट बताते हैं, यानी यहां से आपके लगभग समझ लीजिएगा 100 क्वेश्चन तैयार होते हैं एक क्लास से। ठीक है,
तो आप लोग जो है भाई धैर्यपूर्वक इस पूरी क्लास को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। तो 100 क्वेश्चन भाई कम से कम हम बता रहे हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होते हैं आपके। देखिएगा, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष जो है प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? जो लोग जा रहे हैं जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, ये क्या थे भाई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ए दिया है, ये तो भाई हालांकि ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा है कि उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, इस तरीके से सवाल बन सकता है, तो आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जो थे साथियों, संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष थे, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो लोग 4th ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। और बी एन राव जो थे साथियों, ये संवैधानिक सलाहकार थे। क्या? संवैधानिक सलाहकार अगर आपसे पूछा जाए कि कौन थे, तो बी एन राव। इन सारे पॉइंट्स को भाई याद करते हुए चलें आप लोग। अगला सवाल देखें, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए। सवाल नंबर 22 का उत्तर करें। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका जो रासायनिक फार्मूला होता है भाई NaHCO3, इसका रासायनिक फार्मूला होता है। ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधारण नमक का साथियों रासायनिक फार्मूला क्या होता है? NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगला सवाल, वर्ष 1922 में यहां पर दिया है साराबंदी अभियान का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया? भगत सिंह, चित्तरंजन दास, राजगुरु, वल्लभ भाई पटेल। 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर कर सकते हैं। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर भाई ऑप्शन नंबर 4 पर, वल्लभ भाई पटेल पर, बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? बताएं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आपका दिया आयन मंडल। सवाल नंबर 24 का फटाफट यहां पर आप लोग आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहां पर आयन मंडल पर, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। वायुमंडल की जो आयन मंडल परत जो है पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित कर पुनः पृथ्वी पर जो है वापस भेजती है, जिससे संचार संभव हो पाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो 4 दिया है, ये बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। एक बार फिर से हम आपका रिवीजन करवा देते हैं। क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल की बात करें, आप जानते हैं साथियों, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहां पर मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे बादल, वर्षा, ठीक है। और समताप मंडल की दोस्तों बात करें, समताप मंडल जो है, इसमें आप जानते हैं जो हवाई जहाज उड़ता है वो समताप मंडल में ही उड़ता है। ओजोन की परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है। आपका रिवीजन हो गया, आशा करता हूं याद हो गया होगा। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, बताएं। 25 का आंसर आप कर सकते हैं। संरचनात्मक, मौसमी, घर्षणात्मक, उपरोक्त सभी। सवाल नंबर 25 का उत्तर बताएं। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है संरचनात्मक, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, उपरोक्त सभी। सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर यहां पर आना चाहिए। चलिएगा, तो साथियों अगर आप देखेंगे भारतीय कृषि में जो है मौसमी, संरचनात्मक और प्रच्छन्न, ये तीनों बेरोजगारी देखी जाती है। तो आपका जो यहाँ पर 4th ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ध्यान रखें। अगला सवाल, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, स्वराज पार्टी ने, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम औपचारिक रूप से 1934 में स्वराज पार्टी ने रखा था। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? बताइए। 27 नंबर के क्वेश्चन का आप आंसर यहां पर कर सकते हैं। फटाफट आप लोग यहां पर आंसर बता सकते हैं। चलिए भाई,
तो जो साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर, सुश्रुत पर, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, सुश्रुत को जो है प्राचीन भारत का महान शल्य चिकित्सक माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो है इनके द्वारा सुश्रुत संहिता की रचना भी करी। क्या भाई, सुश्रुत संहिता की जो है रचना किसके द्वारा करी गई थी दोस्तों? सुश्रुत के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते थे, तो उनका नाम था भाई सुश्रुत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मुगल चित्रकला किसकी राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर आप लोग बताएं। सवाल नंबर 28 का राइट आंसर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर बताएं। जो लोग जा रहे हैं यहां पर जहांगीर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। ठीक है, जहांगीर जो है साथियों स्वयं चित्रकला का बड़ा पारखी था। ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग यहां पर गए हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? बताइए, 29 का आंसर आप कर सकते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, 1934 में जो है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा करी गई थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसके द्वारा करी गई? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? गाजर, शकरकंद, नारियल, आलू। 30 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं आलू पर, ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आलू जो है एक भूमिगत रूपांतरित तना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो वो है आपका आलू। 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें दोस्तों गाजर, शकरकंद, ठीक है, ये क्या है? ये आपका जो है जड़ के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने जो है यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? 31 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 31 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। चलिए भाई प्रयास करिएगा, सभी लोग यहाँ पर आंसर करें, फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो लोग जा रहे हैं महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों महात्मा गांधी का मानना था कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य आज़ादी प्राप्त करना था, जो पूरा हो चुका है, इसलिए इसे भंग कर एक लोक सेवा संघ में बदल देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महादेव गोविंद रनाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया? बताइए, महादेव गोविंद रनाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1887 में। ठीक है दोस्तों, महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव ने जो है 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का जो है गठन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ए विकल्प पर, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। आपका जो 4th ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों महात्मा गांधी ने अपने अंतिम दिनों में लोक सेवक दल के गठन का सुझाव दिया था, ताकि ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए काम किया जा सके। ऑप्शन 4 करेक्ट है। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कर सकते हैं आप लोग। चलिए, जो लोग जा रहे हैं 3 जून 1947 पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों 3 जून 1947 को जो है योजना को माउंटबेटन योजना या डिक्की बर्ड प्लान कहा जाता है, जिसके आधार पर जो है भारत का विभाजन हुआ। तो ए ऑप्शन पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत
कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? तो 3 जून 1947 को। ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आधुनिक युद्ध टैंक है? 35 का आंसर बताएं। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्जुन। ठीक है, अर्जुन साथियों भारत का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे जो है डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? व्यवस्थित प्रशासन हेतु, राजस्व संग्रह में सुविधा हेतु, और सेना में भर्ती हेतु, धार्मिक सामंजस्य हेतु। क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर बताएं। चलिएगा, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर व्यवस्थित प्रशासन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों अकबर ने जो है मनसबदारी प्रणाली को प्रशासनिक और सैन्य सुधार के लिए शुरू किया था, ताकि अधिकारियों को उनकी योग्यता और पद के अनुसार व्यवस्थित किया जा सके। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि साथियों मनसब का अर्थ क्या होता है? मनसब का अर्थ ही होता है क्या भाई? पद या दर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? 37 का आंसर बताएं। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो साथियों दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसके द्वारा अस्थायी सेना रखी गई? तो अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल। 38 का आंसर करें। चलिए फटाफट आंसर करें आप लोग। लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए और पूरे ऊर्जा के साथ क्लास में बने रहिएगा। जो लोग जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो है तैयार किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को संसद के सामने रखते हैं। तो जो लोग 4th ऑप्शन पर जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का नागरिक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? 39 का आंसर बताएं। भारत का नागरिक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो भाई राष्ट्रपति की परमिशन लेना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी साथी ए विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है मानसूनी जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है? बताएं। श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर बताएं। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका सही आंसर होगा। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? 41 का आंसर फटाफट आप लोग कर दें, सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए तो साथियों आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं यूपी पर, उत्तर प्रदेश पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधित्व दोनों सदनों में जो है सर्वाधिक है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा आबादी किस राज्य की है? वो है आपका उत्तर प्रदेश। अच्छा, सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य का है? वो है आपका राजस्थान। ठीक है, आप देखेंगे साथियों उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं 80 सीटें हैं। कितनी? 80 सीटें हैं। और राज्यसभा की जो सीटें हैं साथियों 31 सीटें हैं। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर ए विकल्प पर यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्तों बताएं, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उत्पन्न करती है? तो जो लोग जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर 4 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, याद रखिएगा आप लोग, जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, कभी कभी सवाल बन जाता है पेपर में, वो हो गया आपका मीथेन हो गया, यानी जिसे CH4 रासायनिक सूत्र बोलते हैं, और आपका CH4 मीथेन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जलवाष्प हो गया,
नाइट्रस ऑक्साइड हो गया यानी N2O जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका हो गया। तो ये क्या है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग यहाँ पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, डेंगू ज्वर जो है किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताएं। जीवाणु, विषाणु, कवक, इनमें से कोई नहीं, बताएं। 43 का आंसर आप लोग कर दीजिएगा। चलिएगा, राइट आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं विषाणु, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वायरस पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। साथियों, डेंगू जो है आप जानते हैं एक विषाणु जनित, ठीक है क्या भाई, एक विषाणु जनित है जो डेंगू वायरस के कारण जो है होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कौन सा मच्छर भाई काटता है? उसका नाम है एडीज इजिप्टी। क्या? एडीज इजिप्टी, एडीज इजिप्टी मच्छर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस भारतीय खिलाड़ी को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है? सभी को पता होगा, बताइए हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 29 अगस्त को साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि साथियों इनका जन्म जो होता है 29 अगस्त को ही होता है, इसलिए जो है आप लोग याद रखिएगा 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? छाप दीजिएगा आंसर। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सवाल नंबर 45 का आंसर बताएं। साथियों, जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है वो है आपका क्या? केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है कथकली हो गया और आपका मोहिनीअट्टम हो गया, ठीक है। तमिलनाडु का भाई आप जानते हैं भरतनाट्यम हो गया, ठीक। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें। कर्नाटक का जो है भाई वो आपको पता होगा यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आपका आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर 4 पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सटीक आंसर कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, डबल ट्रिपल स्टार इस पर लगाइए। वैसे तो साथियों सारे सवाल महत्वपूर्ण हैं इस क्लास के। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? चलिए, तो जो लोग न से आप लोग याद कर लीजिएगा क्या भाई? न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यूनिसेफ का मुख्यालय साथियों न्यूयॉर्क में स्थित है। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े। और यहीं पर अगर आपसे पूछे कि यूनेस्को का मुख्यालय बताइए, यूनेस्को का मुख्यालय बताइए, तब आप क्या बताओगे? पेरिस बताओगे, ठीक है। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। याद रखिएगा, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। और साथियों यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया था? बताइए, फटाफट आंसर छाप दें आप लोग। देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया था? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट छाप दें आप लोग। जो लोग जा रहे हैं बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 3 दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला नेशनल लॉ स्कूल, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, ये आपका साथियों 1987 में, कब? 1987 में बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। भारत के महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं। सवाल नंबर 48 का इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं अनुच्छेद 76 पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों, महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, बता देते हैं भाई, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की जो है नियुक्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 49 आंसर करें। मंत्री व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, उस सदन के प्रति जिसके वे सदस्य होते हैं। सवाल नंबर यहां पर 49 दिया है, इसका सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। फटाफट सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं।
जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं लोकसभा के प्रति ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर साथियों सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 दिया है, आंसर करें। यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो यह क्या है? प्रादेशिक व्यापार है, आंतरिक व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, मुक्त व्यापार है? चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने 50 दिया है, इसका उत्तर आप लोग फटाफट यहाँ पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, प्रादेशिक व्यापार पर, वो बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों यहां पर हमने पूरे 50 प्रश्नों को कवर कर लिया। आप लोग बताएं ये क्लास आपको कैसी लगी देखने में? ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास से तैयार हो रहे होंगे। बस आप लोग पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे धैर्य के साथ डेली सुबह 11:30 बजे जुड़ जाएं। जीके जीएस में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग करंट अफेयर की भी क्लास कर रहे होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड की भी क्लास कर रहे होंगे, और हिंदी की जो क्लास आपको दी जा रही है पिछले 2 दिन से नहीं हो पा रही है, लेकिन क्लास जो है प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और ये आपका जीके जीएस, इसको अच्छे तरीके से आप लोग करते चलें, बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं होगी। और हमारे द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है, पूरी मेहनत करी जा रही है कि क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिले, ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है, और भाई जीके जीएस में आप जानते हैं कोई 100% गारंटी तो ले नहीं सकता, क्योंकि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं कोई पता नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक हमारे द्वारा जो है मेहनत की जा रही है और चीज़ों को उसी आधार पर तैयार किया जा रहा है जिस आधार पर पेपर में पूछे गए हैं, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर, सिलेबस के आधार पर सारी चीज़ों को जो है कंसाइज करके तैयार किया जा रहा है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो जो भी साथी चैनल पर नए होंगे जुड़ जाएंगे, हेल्प आपको मिलती रहेगी। और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा। बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।